स्टूडेंट्स, आज हम वैरायटी ऑफ लाइफ का अगला टॉपिक देखने लगे हैं जो कि डिफरेंट वायरसेस की क्लासिफिकेशन है। वायरसेस को क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली इनकी एक तो न्यूक्लिक एसिड देखा जाता है, दूसरी इनकी कैप्सोमियर्स या कैप्सिड की शेप देखी जाती है कि वो प्रोटीन कोड जो है वो किस शेप का है। न्यूक्लिक एसिड की बेस पे अगर क्लासिफाई किया जाए बेटा तो आपको डीएनए वायरसेस मिलते हैं, आरएनए वायरसेस मिलते हैं। फिर एक और कैटेगरी है कि इनको एनवेलप्ड की बेस पे इनके ऊपर अगर इनके कैप्सोमियर्स या कैप्सिड के ऊपर फिर एक और कवर मौजूद है तो इनको दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं, नेकेड या एनवेलप्ड कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। वायरसेस प्लांट वायरसेस भी हैं, एनिमल वायरसेस भी हैं और बैक्टीरियल वायरसेस भी हैं। फिर कोट की शेप पे अगर देखा जाए मॉर्फोलॉजी की बेस पे, यानी देखने में कैसे लगते हैं, तो ये रॉड शेप भी हो सकते हैं जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरसेस है, ठीक है। स्फेरिकल राउंड भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट आपको राउंड एनवेलप्ड भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हर्पीस वायरस, पैरामिक्सो वायरसेस ये एनवेलप्ड है, तो राउंड शेप में हो सकते हैं, ठीक है। पोलियो वायरसेस हो गया, और टैडपोल लाइक आपको नज़र आते हैं जो कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, प्रोटीन कोड, और ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट की बेस पे एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस कहलाते हैं, तीन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए वायरसेस और आरएनए viruses. On the basis of envelope, they are called naked viruses and enveloped viruses. And on the basis of morphology, rod shaped, spherical and tadpole like कहलाते हैं। तो क्लासिफिकेशन बस ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट आ जाएँ तो वायरल डिजीज़ का टॉपिक है आपका। मुख्तलिफ वायरल डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग में बहुत कॉमन है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को चिचक कहा जाता है, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल गई थी, कदीम बीमारी है, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो पॉक्स वायरसेस कहलाते हैं, और ये डीएनए एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, इसके अलावा ये एनवेलप्ड हैं, ये पूरे के पूरे होस्ट के अंदर विद मेम्ब्रेन एंटर होते हैं। और एपिडेमिक्स की फॉर्म में ये वबा की शक्ल में, एपिडेमिक वबा को कहते हैं, जैसे आजकल कोरोना का एपिडेमिक फैला हुआ है, तो ये भी चाइना में बहुत ज़्यादा फैला था। और फिर उसके बाद ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी, बिफ़ोर क्राइस्ट से भी पहले की बात है, यानी ये एनेशंट कदीमी बीमारी है, बहुत पुरानी इसकी तारीख़ है। तो ये दुनिया में वबा की शक्ल में फैलती थी, छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को लगने वाली, जिसमें एक बंदे से जो इन्फेक्टेड था उससे फिर सारी कम्युनिटी को लग जाती थी, और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं, ठीक है। फिर इसकी सिम्टम्स अगर देखें तो यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बॉडी पे जो है वो पस्ट्यूल्स बनते हैं, दाने बनते हैं, लिक्विड फील्ड होते हैं, ठीक है, पानी से भरे हुए। बाद में जब ये ख़त्म होते हैं और पूरा जिस्म इनसे भर जाता है, साथ फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन्स हैं, ये भी सारी इसके साथ रिलेटेड सिम्टम्स हैं। और जब ये मुकम्मल तौर पे पस्ट्यूल्स पक जाते हैं तो जब ये फटते हैं तो पीछे गड़े स्कार्स छोड़ जाते हैं। तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी पे, सारी ज़िंदगी के लिए बॉडी पे जो हैं वो स्कार्स रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं। और वर्ल्ड वाइड थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेटा अब ये जो है दुनिया से इरेडिकेट कर दी गई है, इसकी इतनी वैक्सीनेशन की गई है। बार बार इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन एक ही प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज़म्स को, लिविंग थिंग्स को इम्यूनाइज़ कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में अल्लाह पाक ने इम्यून सिस्टम रखा है, एंटीबॉडीज़ रखी हैं, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो हमारा डिफेंस करती हैं, उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, और वो एक्टिवेट उन जरासीम से ही होते हैं जो ये बीमारी लगाते हैं। तो वैक्सीन की शक्ल में या इम्यूनाइजेशन की शक्ल में वही वायरसेस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जो उस बीमारी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो अटेनुएटेड होते हैं, हीट किल्ड यानी नीम मुर्दा से होते हैं, वो बीमारी नहीं लगा सकते लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में उस बीमारी के जरासीम जब कभी आपकी बॉडी में एंटर होंगे तो पहले से आपकी डिफेंस लाइन तैयार होगी, तो वो बीमारी से बंदा बच जाता है। तो ये 1950s में इसकी पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन की गई थी, यानी वैक्सीनेशन की गई थी, सब लोगों को वैक्सीन दी गई थी। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये दुनिया से 1980 में इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको WHO भी बोला जाता है, WHO,
तो ये इसने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये बीमारी दुनिया से इरेडिकेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। बहुत कम कहीं कहीं कोई कोई केस निकल आए, अदरवाइज़ ये दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है कि ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को डिज़ीज़ से बचाया जाता है, उनकी बॉडी में वैक्सीन लगाई जाती है। अब वैक्सीन उनकी बॉडी में क्या करती है, वो उनके इम्यून सिस्टम को, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को तेज़ करती है। ठीक है, और जैसे कि हमारे जिस्म में जब बीमारी एंटर होती है तो हमारा रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम जैसे एक्टिव होता है ना, तो वैक्सीन के बाद भी वैसे ही एक्टिव हो जाता है और हम फ्यूचर में उस बीमारी से बच जाते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड आपके पास वायरल डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये बेटा इन्फेक्शन है, वायरस से ही फैलती है और डीएनए वायरसेस है। ठीक है, और इसमें मुंह के ऊपर ओरल एरिया में या जेनाइटल्स में, रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में स्किन जो है वो उसके ऊपर जो है वो ज़ख़म बन जाते हैं, सोर हो जाती है। उसमें ओरल कैविटी भी शामिल है, ज़बान है, तालू है, लिप्स हैं, ये एरिया ज़्यादा मुतासर होता है। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को भी लग सकती है। ठीक है, तो ये स्किन के अंदर लीजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ज़ख़म प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी केयर है, क्रीम्स वगैरह लगाएं ज़ख़म को बचाने के लिए। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टिव क्रीम्स हैं, फिर मेडिकेशंस हैं जिससे ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली डिज़ीज़ अगर हम देखें तो दैट इज़ इन्फ्लुएंज़ा, जिसको कॉमन फ्लू भी कहा जाता है, नज़ला ज़ुकाम कहा जाता है। और इन्फ्लुएंज़ा का वायरस जो है ये आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड है और आरएनए वायरसेस है। ये वाइल्ड स्प्रेड है, पूरी दुनिया में फैली हुई है और आजकल इसकी एक ख़तरनाक शक्ल इन्फ्लुएंज़ा की ही शक्ल कोरोना वायरसेस की शक्ल में, जिसकी सिम्टम्स फ्लू से मिलती जुलती हैं, लेकिन वो हाईली जो है वो डेडली किस्म का वायरस है, जिसकी वैक्सीन अभी रिसेंटली तैयार हुई है लेकिन अभी कॉमन नहीं हुई। तो ये कॉमन फ्लू जो है ये तो काफ़ी अरसे से कॉन्टेजियस है, दुनिया में मौजूद है। ठीक है, एपिडेमिक्स की फॉर्म में, यानी एक बंदे को लगेगा तो कॉन्टेजियस है, छूत का है, तो एक से दूसरे तक ये शिफ्ट होता चला जाता है, क्योंकि ये सांस के ज़रिए एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा के ज़रिए इसके जरासीम एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। सिम्टम्स में देख लें तो बेटा आपको पता है फ्लू हर दूसरे तीसरे दिन हमें हुआ पड़ा होता है। तो इसमें गला ख़राब होगा, सोर थ्रोट है, खांसी शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, राइनाइटिस है, बुखार होगा, फीवर हो जाता है, ठंड लगती है और सर में दर्द होता है। तो ये फ्लू के कॉमन सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन है बेटा, इसकी ट्रीटमेंट तो कोई ख़ास इसकी है नहीं, ना कोई वैक्सीन है ना कुछ। हफ्ता 7 दिनों के बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दौरान आपको जो एहतियातें करनी पड़ेंगी कि आप अपने हाथ धोएं, जैसे कि आप कोरोना वायरसेस की, वो भी चूँकि फ़्लू से रिलेटेड ही है, तो ये सारी प्रिवेंशन आप कोरोना के लिए भी कर सकते हो और कॉमन फ्लू के दौरान भी। फिर वार्म ड्रिंक्स पिएं जिसमें आपके पास कहवा आ जाता है, गर्म पानी से गरारे करें नमक मिला के, तो ये चीज़ें वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एंटीसेप्टिक्स हाथों को साफ़ रखें, छींकते खांसते वक्त हमेशा वाइप्स का इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल हैं यानी उसको फिर आप दोबारा यूज़ ना करें। और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो विटामिन सी या विटामिन्स का बेसिक सोर्स हों, आजकल बड़े अच्छे फल आए हुए हैं, तो अपने फ्रूट्स खाएं। फिर उसके बाद अपनी नींद पूरी रखें और एक्सरसाइज करें। तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है मम्स एंड मीज़ल्स। ठीक है, ये दो भी वायरल डिजीज़ेज़ हैं। ये दोनों वायरसेस जो हैं वो एक ही ग्रुप के वायरसेस से फैलते हैं, जिनको पैरामिक्सो वायरसेस कहा जाता है। ये काफ़ी बड़े साइज़ के वायरसेस होते हैं, ये भी एनवेलप्ड हैं और आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं। मीज़ल्स बेटा खसरा को कहते हैं, ये कॉमनली तकरीबन हर इंसान को एक दफ़ा हो चुका होता है। इसकी वैक्सीन भी हमें बचपन में पिलाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इसका शिकार हो ही जाते हैं। दूसरा मम्स है, जिसको कनपेड़े हमारी ज़बान में कहा जाता है, गला सूज जाता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मम्स। मम्स बेटा कॉन्टेजियस है, छूत की है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन जानलेवा नहीं है, फेटल नहीं है, मोहलिक नहीं है। ज़्यादातर लोग इससे एक दफ़ा अगर हो जाए तो फिर इम्यून हो जाते हैं। इसकी सिम्टम्स में अगर देख लें तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, आपके यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, सर में दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड्स होंगे, भूख ख़त्म हो जाती है, वॉमिटिंग मतली आती है, नौसिया है, फीवर है और माउथ ड्राई हो जाता है। तो ये तो इसकी सिम्टम्स आ गई।
अब ट्रीटमेंट है बेटा, ट्रीटमेंट इसकी वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन बचपन में हमें लगाई जाती है, MMR वैक्सीन कहलाती है। इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन है बेटा, इसमें एक दूसरे जिस बंदे को ये हो तो उससे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। कॉमन आइटम्स जैसे पानी की बोतल है, ग्लास है, शेयर ना करें। खांसते छींकते वक्त जो है वो अपना नाक और मुंह ढक के रखें, हाथों को बार बार धोएं, डिसइंफेक्ट करते रहें, और बीमारी के दिनों में अगर ये वबा फैली हुई है तो अपने घर में रहें। ठीक है, वायरल डिजीज़ेस मोस्टली उनका इलाज यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मीज़ल्स, जिसको हम खसरा कहते हैं। मीज़ल्स बेटा ये कॉमनेस्ट डिज़ीज़ है, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड में बच्चों को ज़्यादातर होती है, लेकिन बड़ों को भी हो सकती है। और इम्यूनिटी एक दफ़ा अगर हो जाए तो फिर हमेशा के लिए आपकी बॉडी में इसकी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, दोबारा नहीं होती। इसकी सिम्टम्स भी वही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें ज़ुकाम लगता है, खांसी लगती है, टायर्डनेस, थकावट, जिस्म टूटता है, भूख ख़त्म हो जाती है, बुखार तेज़ चढ़ना शुरू हो जाता है, लाइट अच्छी नहीं लगती आँखों में, क्योंकि आँखों में इसकी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। फिर बॉडी के ऊपर स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, दाने से बन जाएंगे, रेड स्पॉट्स। जब ये बॉडी में फैलती है तो सुर्ख रंग के स्किन के अंदर आपको दाने से नज़र आते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर, मुंह खोल के भी अगर चेक करें तो आपको रेड स्पॉट्स नज़र आएंगे, और आँखों के अंदर इसका जो है वो अंदर से बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं आँखें, पिंक कलर का, इसको कंजक्टिवाइसिस कहते हैं। तो ये तो इसकी सिम्टम्स थी। इसकी ट्रीटमेंट में आ जाएँ तो इसको तो ये भी कॉन्टेजियस है, छूत की है, तो इसको तो आइसोलेशन में रखें ऐसे बंदे को। ठीक है, कोई ख़ास इसकी ट्रीटमेंट गोलियां दवाइयां नहीं है। ठीक है, एंटीवायरल को ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव केयर की जा सकती है कि उसको अच्छी खुराक दें, लिक्विड इंटेक ज़्यादा दें। ठीक है, ताकि पानी की कमी ना हो। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आँखों और कान की इन्फेक्शन से बचाते हैं और इस दौरान निमोनिया से बचाती हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं। और जिन बच्चों को मीज़ल्स हो, ठीक है, उनको विटामिन ए की 1-2 डोजेस दी जा सकती हैं 24 आवर्स के गैप से। विटामिन ए जो है वो आँखों को बचाता है, ब्लाइंडनेस से बचाता है। ठीक है, और मीज़ल्स से मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा डिज़ीज़ है पोलियो, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, हमेशा के लिए माजूरी काज कर देती है। और इसका जो वायरस है वो पोलियो माइलेटिस, इस बीमारी का पूरा नाम है, पोलियो वायरसिस कहलाता है। पोलियो का पूरा नाम पोलियो माइलेटिस है। और ये पोलियो वायरसेस की वजह से होता है, बचपन में भी होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि इसकी सिविरिटी किस एज में सामने आएगी। इट डिपेंड्स अपॉन आवर लिविंग लाइफस्टाइल, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। गुर्बत ज़्यादा है तो उन लोगों में ये बीमारी भी कॉमन होती है। पोलियो वायरसेस सबसे छोटा दुनिया में पाया जाने वाला, साइज़ के हिसाब से सबसे छोटा वायरसेस है। ये RNA वायरसेस है और स्फेरिकल है। ठीक है, राउंड शेप का है। पोलियो वायरसेस की सिम्टम्स में अगर देखें कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की बॉडी में पोलियो वायरस एंटर हो जाता है तो बुखार होगा, थकावट, फटीग है, सर दर्द है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, गर्दन सख्त होना शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू होगा। ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसका वायरस डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देगा तो नर्वस सिस्टम के जिस हिस्से को डैमेज करेगा, पैरालिसिस यानी वो फालिज का शिकार, सूखना शुरू कर देगा, इमूवेबल हो जाएगा, जैसे टांगें हैं, पाँव हैं, तो वो बच्चे की जो लेग्स हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाएंगी और वो माजूर हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन एक ही है, इम्यूनाइजेशन है। हर आपके यहाँ भी पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन से ही बचा जा सकता है। खुदा न खास्ता किसी को पोलियो हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचने के लिए बचपन में वैक्सीन पिलाई जाती है ड्रॉप्स की शक्ल में। नेक्स्ट बेटा कुछ वायरसेस हैं जिनको रीट्रो वायरसेस कहा जाता है। ये बड़े ख़ास किस्म के वायरसेस हैं और नहायत ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी बीमारियों से रिलेटेड हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जिनमें एड्स और कैंसर शामिल है। रीट्रो वायरसेस RNA कंटेनिंग वायरसेस हैं। इसमें RNA मौजूद होता है, लेकिन इनका RNA एक ख़ास किस्म का एंजाइम रखता है। इधर इसके बॉडी के अंदर एंजाइम है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, कि जैसे ही ये होस्ट में जाता है ये इस RNA से DNA बना लेता है। ठीक है, और वो DNA फिर अपनी ही कॉपी तैयार करके सेल्स का कंट्रोल संभाल लेता है और डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इनको रीट्रोवायरसेस को ऑन्कोवायरसेस भी कहा जाता है। और ट्यूमर प्रोड्यूसिंग वायरसेस हैं, ये बॉडी में ट्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैंसर की एक समझ लें सिम्टम भी है। ट्यूमर यानी रसौलियाँ पैदा करते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग में बल्कि दूसरे एनिमल्स में भी ये कॉमन है।
और इंसान में सबसे ख़तरनाक HIV एड्स बीमारी फैलाने वाला वायरस भी रीट्रोवायरस ही है। ये इसकी आपको शक्ल नज़र आ रही है। एनवेलप्ड वायरसेस हैं, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है, प्रोटीन का कोट है, अंदर RNA की स्ट्रैंड है और ऊपर ये इसकी एनवेलप मौजूद होती है। ये उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं जिनकी मदद से ये अटैच होता है होस्ट सेल के साथ। तो रीट्रोवायरसेस को ऑन्कोवायरसेस भी कहा जाता है। राउंड शेप के होते हैं, 100 नैनोमीटर इनका डायमीटर है और इनके ऊपर होस्ट की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपटी होती है। ज़्यादातर रीट्रोवायरसेस नॉन स्पेसिफिक हैं, किसी भी सेल पे अटैक करते हैं, लेकिन कुछ रीट्रोवायरसेस काफ़ी स्पेसिफिक हैं, मखसूस सेल्स पे, मखसूस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अटैक करते हैं। यानी जो इंसान में बीमारी फैलाने वाला है वो इंसानों में ही फैलाएगा, दूसरे जानवरों में नहीं फैलाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि रीट्रोवायरसेस में ख़ास किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये एंजाइम RNA से DNA बनाने की सलाहियत रखते हैं, यानी उलट प्रोसेस है। नॉर्मली DNA से RNA बनता है, लेकिन चूंकि ये रिवर्स हैं, ख़ास एंजाइम है, तो ये RNA से DNA बना लेते हैं। और जैसे ही ये DNA बनता है, ना सिर्फ ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करता है, समटाइम्स ये लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट कर लेता है और सेल्स के अंदर छुप जाता है और एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में शिफ्ट होते होते फाइनली कैंसर सेल्स बनाने का बायस बनता है। तो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीट्रोवायरसेस। आज का लेक्चर इतना ही था आपका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।